गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग मानव सभ्यता के विकास की चर्चा कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने मानव विकास की उत्पत्ति से लेकर और हम पाषाणकालीन मानव सभ्यता के विकास की चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं धातु युग की, कि धातु युग में मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ। धातु युग की जो शुरुआत है वह शुरुआत होती है ताम्र कांस्य युग से। ताम्र कांस्य युग से धातु युग की शुरुआत होती है। इस युग में पाषाण के साथ में तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। पाषाण के साथ साथ में अब लोगों ने, मानव ने कहा जाए कि इसका कांसे का या तांबे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि अब उसने तांबे का आविष्कार हो चुका था और तांबे का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है उस उपयोग को मानव ने अब सीख लिया था। इसीलिए इसे ताम्र पाषाण काल भी कहा जा सकता है या कहा जाता है, क्योंकि पाषाण के साथ में तांबे का उपयोग किया जाता है। मेसोपोटामिया में तांबे का आविष्कार किया था, यानी कि तांबे के उपयोग का जो आविष्कार था वह मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर किया गया था। यहीं पर लोगों ने सबसे पहले तांबे को पहचाना और इसका उपयोग करना सीखा था। अब यहाँ जब तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किया तो निश्चित है कि जो एक तरह से कहा जाए कि विकास की प्रक्रिया को कुछ और गति प्राप्त होती है, और यही कारण था कि इस समय आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आया। अब यहाँ पर जो कहा जाए कि जहाँ अब तांबे का जब उपयोग करने लगे तो निश्चित है कि आर्थिक परिवर्तन जो थे वो अब होने लगे। आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि वस्तु विनिमय के हम ये कहा जाए कि मुद्राओं का और इसका उपयोग हम पहले भी पाषाण काल में भी देख चुके हैं कि पाषाण काल में भी कुछ विनिमय की व्यवस्थाएं प्रारंभ हुई थी, जिसको कि बहुत अधिक मात्रा में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन ताम्र का युग में आकर आर्थिक व्यवस्थाओं का नया रूप या उसमें परिवर्तन के बहुत सारे अवशेष हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। ताम्र युग की जहाँ तक हम बात करते हैं और भारत की जहाँ तक बात करते हैं तो भारत में दक्षिण पश्चिमी राज्य, दक्षिण पश्चिमी राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य थे जहां पर कि हमें ताम्र कांस्य युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जहां से हम कह सकते हैं कि भारत में इस सभ्यता का विकास था और ये भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्यों में देखने को मिलते थे, उसकी खुदाई में प्राप्त हुए। जहां तक हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में दो क्षेत्र हैं, आहड़ और गिलू। इन दोनों क्षेत्रों से हमें
ताम्रकालीन अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, या उस काल की जो कहा जाए कि मानव क्रियाओं के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कि स्पष्ट होता है कि ये ताम्र के काल का युग है, जिसमें कि उसके उपयोग जैसे कि मकान बनाना है, मिट्टी और पत्थर से मकान बनाए जाते थे, जिसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि हमें गेलुंड क्षेत्र से पक्की ईंटों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अर्थात कि ईंटों को पकाए जाने की परंपरा का प्रारंभ हो चुका था, अर्थात कि वहाँ पर मानव ने ईंटों को पकाकर और मकान बनाने में उपयोग लेने की कला को उन लोगों ने अभी तक सीख लिया था। ताम्रयुगीन लोग कला प्रेमी थे, ये कला प्रेमी थे। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन पे कि या जो इनके बनाए गए जो मृतभांड है या जो भी सामग्री मिलती है उन पर चित्रित किए हुए बहुत सारे ऐसे अलंकृत जो कहेंगे कि अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, बर्तन या आदि जो वस्तुएं मिली हैं वहाँ पर उन पर कहीं सुंदर चित्र से अंकित किया गया है, कहीं पर उनको अलंकृत किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये लोग बड़े कला प्रेमी प्रकृति के लोग हुआ करते थे। ताम्रकांस्य युग के बाद में आता है लौह युग, क्योंकि तांबे के युग के विकास के साथ ही साथ, क्योंकि एक बार एक धातु का जब उपयोग करना सीख लेता है तो दूसरे धातु का उपयोग करने में उसे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो यही कारण था कि ताम्र युग के बाद प्रारंभ हुआ लौह युग। लौह युग, और एक तरह से कहा जाए कि लौह युग ने मानव विकास की जो प्रक्रिया है, मानव सभ्यता के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। क्रांतिकारी परिवर्तन इस काल में हुआ था, क्योंकि इस युग को जो माना जाता है कि 1400 ईसा पूर्व में लौह युग का प्रारंभ हुआ था, और यहीं पर क्योंकि लोहे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था, जिससे कि एक क्रांतिकारी परिवर्तन, क्योंकि अब लोगों ने अस्त्र शस्त्र या अन्य उपकरणों का निर्माण लोहे से प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि इसके प्रमाण हमको मिलते हैं कि यहाँ पर हथियारों के इनके जब उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि इनका निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित था कि इनकी नदियों के किनारे या अब ये था कि एक घुमक्कड़ जीवन की जो इनकी प्रकृति थी, क्योंकि अब उनके ताम्र युग से धातु का उपयोग, एक ठोस वस्तु उनको प्राप्त होने लगी, और लौह युग ने तो और भी, क्योंकि एक बार जब प्रारंभ होता है तो फिर वह कार्य गति पकड़ता है। तो वही कारण था कि यहाँ पर मानव सभ्यता का विकास बहुत तीव्र गति से हुआ, और अब नदियों से दूर नगरों या शहरों का, बस शहरों की संख्या बढ़ने लगी। यानी कि अब ये हो गया था कि नदियों से दूर, अब नदियों के किनारे ही बस्तियों का बसना आवश्यकता नहीं रही। अब इन नदियों से दूर शहरों के बढ़ने की या नगरों के विकास की जो संख्या थी वो तीव्र गति से बढ़ने लगी। अब जब नदियों से दूर शहरों की संख्या बढ़ने लगी, तो निश्चित है कि यहाँ पर विकास के बहुत अवसर उपलब्ध, क्योंकि स्थायी जीवन आ चुका था, जिससे कि विकास करने के उन्हें समस्त जो अवसर थे या समय था वो बहुत मिलने लगा। 1000 ईसा पूर्व के वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक काल में लौह युग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ग्रंथ है, हमारे साहित्य हैं, उसमें ये चीज़ें स्पष्ट है कि उस काल में एक तरह से कहा जाए कि लौह युग का जो प्रारंभ था उसके
जो लोहे के उपयोग की जो परंपरा थी उसका हमें वेदों से भी उल्लेख देखने को मिलता है। अर्थात ये कहा जाए कि जो 1400 ईसा पूर्व में जो प्रारंभ हुआ था विकास, उसका निरंतर गति से हमें 1000 ईसा पूर्व में जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उस वैदिक सभ्यता में भी इसके बहुत अच्छे उपयोग के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। जब इस लौह युग की जब बात आई तो यहाँ पर मनुष्य ने और भी कई कलाओं को सीखा, जिसमें कि चौक के साथ विशिष्ट मिट्टी, विशेष प्रकार की मिट्टी से, एक तरह से कहा जाए कि चौक के साथ में एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करके और मृतभांड बनाए जाने के अवशेष हमें वैदिक काल में मिलते हैं। यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट रूप से हमको अवशेष मिले हैं, जिससे कि स्पष्ट होता है कि वे लोग नवीन प्रयोग करते हुए मतलब एक तरह से कहा जाए कि निरंतर नवीन प्रयोग करते हुए नए नए वस्तुओं के निर्माण करते रहते थे। और यहाँ पर जब जो मृतभांड मिले हैं उन मृतभांडों को देखकर, उनकी चित्रकारी को देखकर लगता है कि वे बहुत कला प्रेमी थे। वो बहुत सुंदर सुंदर चित्र आदि का उपयोग किया करते थे और वहाँ उस समय धूसर कलर यानी कि जो ग्रे कलर है उस ग्रे कलर के अंदर चित्रकारी के प्रमाण हमको मिलते हैं इन मृतभांडों के ऊपर। यानी कि लौह युग जो कहा जाए कि वो भारत में भी 1000, क्योंकि वैदिक सभ्यता का विकास भारत में हुआ था, लौह युग का प्रारंभ 1400 ईसा पूर्व में हो चुका था। अर्थात ये यहाँ से सफ़र करता हुआ, क्योंकि इसका आविष्कार लौह युग ताम्र युग का जो आविष्कार था वो मेसोपोटामिया में हो चुका था। इसका मतलब कि एक धातु के उपयोग की जो परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी, उसी का अन्य धातुओं के उपयोग का ज्ञान निरंतर रूप से प्राप्त होता रहा और 1000 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता भारत में भी इसके उपयोग के प्रमाण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे अन्य ऐसे मृतभांड, चित्रित मृतभांड और कलात्मक वस्तुएं हमें देखने को मिलती हैं। तो मानव सभ्यता का विकास जो था वो पाषाण, मतलब एक तरह से कहा जाए कि मानव की उत्पत्ति से लेकर और लौह युग तक निरंतर रूप से होता रहा। अब जब लौह युग में शहरों से, नदियों से दूर शहरों और बस्तियों का निर्माण होने लगा तो निश्चित था कि अब समाज की स्थापना भी होने लगी। अर्थात कि अब समाज, नगर और नगरों का विकास होने लगा और इसी युग में विभिन्न सभ्यताओं का, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी काल में मानी जाए। आज हम अपनी बात को यहीं तक रखेंगे। इसी आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि लौह और ताम्र, कांस्य युग तथा लौह युग में मानव विकास को स्पष्ट करें। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।